सुप्रभात। मैं सुजाता कुमारी +2 RR अशोक उच्च विद्यालय खरखुरा गया गाइडेंस के तहत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिंदी की पुस्तक दिगंत पाठ के पद्य खंड से पृथ्वी शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि नरेश सक्सेना जी हैं। सर्वप्रथम हम कवि नरेश सक्सेना जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। नरेश सक्सेना जी का जन्म 16 जनवरी 1939 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के एक अच्छे और विश्वसनीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। इन्होंने BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई जबलपुर से की, ME PH मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और PhD की डिग्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता से ली। अब हम इनके वृत्ति के बारे में जानेंगे। वृत्ति का मतलब आजीविका होता है। तो ये उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक के पद पर रहे, टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक रहे, त्रिपोली लीबिया में वरिष्ठ पत्रकार के पद पर रहे। संप्रति सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद इन्होंने बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल और पर्यावरण उन्नयन योजना से संबद्धता रखी। अब हम इनके संपादन के बारे में जानेंगे। साप्ताहिक पत्रिका आरंभ और वर्ष एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के त्रिवार्षिक पत्रिका छायानट का इन्होंने सह-संपादन किया। अब हम इनकी गतिविधियां के बारे में जानेंगे। गतिविधियां का मतलब इनके क्रियाकलाप जो थे उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने हर क्षण विदा है 10वीं दौड़ एक हती मनु बुंदेली भाषा में है। इनका एक नाटक आदमी का देश के कई भागों में 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित। इनकी कविता हिंदी साहित्य में अजर अमर है। अब हम इनके सम्मान के बारे में जानेंगे। 1973 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान मिला। 1992 ईस्वी में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश इनका कविता संकलन है। नरेश सक्सेना जी हिंदी कविता के उन चुनिंदा खामोश लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति में हैं जिनके बिना हिंदी समकालीन कविता का वृत्त पूरा नहीं होता। वे विलक्षण कवि हैं और कविताओं की गहन पड़ताल में विश्वास रखते हैं। नरेश सक्सेना का काव्य संसार ठोस लक्ष्यों पर आधारित है किंतु प्रभाव में वही मसृणता है। वास्तव में समसामयिक जीवन की समस्याओं और संघर्षों से नरेश जी का गहरा लगाव स्पष्ट होता है। ऐसा करते हुए उनका दृष्टिकोण संवेदना मानवीय पक्ष का उजागर करता है। दृष्टिकोण और संवेदना की प्रगाढ़ मानवीयता के भीतर ही वे राजनीति सामाजिकता तथा प्रतिबद्धता के अनर्थपूर्ण रुझानों को पचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हम नरेश सक्सेना जी के जीवन परिचय के बारे में जाने।
अब हम आगे इनकी कविता पृथ्वी कविता का संदर्भ है प्रस्तुत पृथ्वी शीर्षक काव्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से ली गई है। इसके कवि नरेश सक्सेना जी हैं। प्रसंग है समुद्र पर हो रही है बारिश काव्य संग्रह से प्रस्तुत कविता पृथ्वी ली गई है। इस कविता में कवि ने पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में अभिव्यंजित करते हुए उसके आत्मसम्मान, आत्मसंघर्ष और त्याग की बड़ी ही सरलता से किंतु उसकी गहनता के साथ उकेरा है। इसमें स्त्रियों की स्थिति अत्यंत गरिमापूर्ण प्रतीत होती है। अब ये इनकी कविता का हम वाचन करेंगे और कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए इसके भावार्थ को जानेंगे। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे में उजाला लिए रात को दिन और दिन को रात करते कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार, अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत शहर नदी गांव टीले सभी कुछ को नष्ट कर दोगी। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयले को हीरो में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी ने पृथ्वी के बारे में कहा है कि पृथ्वी तुम घूमती हो। विद्वान कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि पृथ्वी तुम घूमती हो, तुम बराबर घूमती रहती हो, तुम अनवरत घूमती हो, तो घूमती चली जाती हो और अनवरत अनथक तुम घूमती चली जाती हो। अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। विद्वान कवि नरेश सक्सेना जी ने यहाँ पृथ्वी का साम एक आम स्त्री से करते हुए कहते हैं कि अपने केंद्र पर तुम घूमती हो। पृथ्वी अपने केंद्र पर तो घूमती ही है और दूसरी ओर ये सूर्य के परितः के का भी ये चक्रण करती है। पहले घूमने से दिन और रात होते हैं और दूसरी घूर्णन से ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी ने एक आम स्त्री और पृथ्वी की तुलना करते हुए इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पृथ्वी भी एक आम स्त्री की तरह ही है। आगे की पंक्तियों में है, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी पृथ्वी को कहते हैं कि इस तरह से लगातार घूमते हुए तुम्हें क्या चक्कर नहीं आते? तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाता? दो दो प्रकृति के नियमों को लेके चलते हुए क्या तुम थकती नहीं हो? अपने आधे हिस्से में अंधेरा। यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि तुम्हारी बनावट के कारण तुम्हारा आधा हिस्सा अंधकारमय रहता है और सूर्य के प्रकाश के कारण
तुम्हारा आधा हिस्सा उजाला में रहता है। रात को दिन और दिन को रात करते, यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि तुम रात दिन एक किए हुए बराबर घूमती रह रही हो। तुम रात को दिन और दिन को रात करते हुए तुम अनवरत अनथक घूम रही हो। उसी तरह से यहाँ कवि ने स्त्री को भी कहा है कि स्त्री भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में घूर्णन के नियमों पर ही घूमती रहती है, अपने कर्तव्य बोध को लेके आगे चलती है। कभी कभी कांपती हो, यहाँ कभी कभी पृथ्वी को कांपने से कहते हैं कि तुम कभी कभी कांपती हो। तो लगता है मानवीय रूप, पृथ्वी का यहाँ मानवीय रूप कभी दिखाते हैं और कहते हैं कि तो लगता है नष्ट कर दोगी। तो उस समय लगता है जैसे कि तुम पूरा अपना सारा संसार, सारा घर बार तुम नष्ट कर दोगी। अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत, शहर नदी, गांव टीली, यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी ने पेड़ पर्वत, शहर नदी, गांव टीले को पृथ्वी की गृहस्थी माना है और पृथ्वी को इसकी एक गृहस्थी नारी के रूप देते हुए कहते हैं कि उस कंपन से ऐसा लगता है कि जैसे तुम सभी कुछ को नष्ट कर दोगी, पूरे तुम अपने घर बार को नष्ट कर दोगी। पुनः कवि कहते हैं कि पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो। पुनः कवि कहते हैं कि क्या तुम कोई स्त्री हो। आग्रह पूर्वक कवि यहाँ कहते हैं कि क्या तुम कोई स्त्री हो। तुम्हारी सतह पर कितना जल है। यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी ने भौगोलिक तथ्य को काव्यत्व के रूप में परिवर्तित किया है और वे कहते हैं कि तुम्हारी सतह पर कितना जल है। 2/3 तुम्हारे सतह पर, तुम्हारे ऊपरी सतह पर 2/3 जल है। तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है। यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि तुम्हारी ऊपरी सतह के नीचे भी जल है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पृथ्वी के नीचे जल है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, यहाँ कवि कहते हैं कि उस सतह के जल के नीचे भी तुम्हारे गर्भ में अग्नि है। गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, आग है, वो वैसी आग है, सिर्फ आग है। यहाँ कवि कहते हैं कि एक स्त्री भी पृथ्वी के तरह ही वह अपने हृदय में आग को छिपाए रहती है। वैसी विशेष परिस्थिति में वह अपना चंडी रूप ले लेती है। उस समय लगता है जैसे कि ये पूरा घर बार, पूरा संसार अपना बर्बाद कर देगी। पृथ्वी का उदाहरण देते हुए कवि ने यहाँ एक स्त्री की तुलना की है। पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो। बार बार कवि का आग्रह पूर्वक पृथ्वी से पूछना कि क्या तुम कोई स्त्री हो, क्या तुम कोई नारी हो। कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से यहाँ कवि पृथ्वी के रत्न गर्भा रूप का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब नमी होता है। तो कवि का कहना है कि इतने सहते हुए अपने कोयले को हीरो में बदल देती हो। ये ताप, दबाव और नमी को सहते हुए तुम कोयला को भी हीरा बना देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप, कवि यहाँ कहते हैं कि किन प्रक्रियाओं से, कौन कौन से जो प्रक्रिया हैं उसके तहत तुम चुपचाप इस तरह से कोयले को हीरे में बदल देती हो। आगे यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी ने ये ताप दबाव को कहते हुए एक साधारण स्त्री की भी बात करते हैं कि वो अपने जीवन में कितने दुख, तकलीफ और अत्याचार, अवसाद झेल कर अपने संसार को आगे की ओर बढ़ाती है। अवगुणी को गुणी बनाती है और
अपने जीवन को आगे की ओर लेके चलती है। ये पृथ्वी के तरह ही एक स्त्री का भी स्वभाव है। रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से, यहाँ कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि ये जो धरती के नीचे रत्न हैं, कोयला, लोहा, हीरा, ये जो रत्न है, उन रत्नों से ज्यादा तुम्हारे हृदय का रहस्य कोई जान नहीं पाता है कि कैसे तुम आग और पानी जो एक दूसरे के विपरीत हैं, उनको तुम कैसे अपने हृदय में संजोए हुए हो। ये तुम्हारा रहस्य कैसा रहस्य है। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? बार बार पृथ्वी को जिज्ञासापूर्ण शब्दों में कवि पूछते हैं कि क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो और तुम बराबर घूमती हो, अनवरत घूमती चली जाती हो। आगे नरेश सक्सेना द्वारा रचित शीर्षक कविता समसामयिक जीवन की समस्याओं और संघर्षों से हमारा अद्भुत तरीके से साक्षात्कार करती है। प्रस्तुत कविता में कवि पृथ्वी को संबोधित करते हुए उसकी भौगोलिक बनावट और उसकी स्थिति, उसके आक्रोश आदि का लेखा जोखा तो लेता ही है। कवि पृथ्वी के बहाने नारी स्त्री जीवन की उक्त और विडंबना को भी प्रस्तुत करता है। पृथ्वी कवि की प्रस्तुति बेजोड़ है। आधुनिक कविता में अलंकारों का वैसे भी कोई महत्व नहीं है। जहाँ वैचारिकता का प्राधान्य है, वहाँ तो अलंकार भार स्वरूप ही लगते हैं। फिर भी अन्यास्य रूप से अनुप्रास, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार पृथ्वी शीर्षक कविता में प्राप्त हो ही जाते हैं। वास्तव में इस कविता में कवि ने पृथ्वी और स्त्री का तुलनात्मक विवेचन करते हुए भारतीय स्त्री के आत्मसंघर्ष, आत्मदान पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ कुछ पृथ्वी कविता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। पृथ्वी कविता के कवि कौन हैं? तो यहाँ आप लिखेंगे कि पृथ्वी कविता के कवि नरेश सक्सेना जी हैं। नरेश सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो आप यहाँ लिखिएगा 1939 ईस्वी में नरेश सक्सेना जी का जन्म हुआ था। नरेश सक्सेना जी की शिक्षा कहाँ हुई? तो यहाँ आप लिखेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नरेश सक्सेना का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप मध्य प्रदेश लिखेंगे। नरेश सक्सेना की वृत्ति है तो इन्होंने जल निगम में उप प्रबंधक के पद पे रहा, टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक भी रहे और त्रिपोली लीबिया में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर भी ये रहे। नरेश सक्सेना जी को पहला सम्मान कब मिला? तो इसमें आप जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ 2006 लिखेंगे। यह कविता किसमें संकलित है? तो ये आप इसमें लिखिएगा कि समुद्र पर हो रही है बारिश शीर्षक काव्य संग्रह में संकलित है। कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं, इसको आप देखेंगे। कवि क्यों पृथ्वी से बार बार पूछता है क्या तुम कोई स्त्री है? अति लघुत्तरीय प्रश्नों से भी आप लोगों को कुछ लिखना रहेगा। कवि पृथ्वी की गति और क्रियाकलाप में जो विशेषताएं पाता है
यही स्त्रियों में भी पाता है, अतः वह बार बार स्त्री होने की बात पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से ली गई है? तो इसमें आप लिखिएगा कि पृथ्वी शीर्षक कविता समुद्र पर हो रही है बारिश शीर्षक काव्य संकलन से ली गई है। पृथ्वी शीर्षक कविता में किस बात की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें आप लिखेंगे कि पृथ्वी शीर्षक कविता में पृथ्वी की गतिशीलता और उसके चक्र की अभिव्यक्ति हुई है, साथ ही इसमें स्त्री के आत्म संघर्ष की भी अभिव्यंजना हुई है। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी शीर्षक कविता में पृथ्वी के साथ किसकी एकरूपता स्थापित हुई है? तो इसमें आप लिखिएगा कि पृथ्वी शीर्षक कविता में पृथ्वी के साथ एक स्त्री की एकरूपता स्थापित हुई है। पृथ्वी के घूमते रहने से क्या होता है? पृथ्वी के घूमते रहने से दिन और रात होते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। अब आपको कुछ विस्तृत प्रश्न भी रहेंगे, उन प्रश्नों को आप खुद ही अभ्यास करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे उसको आप कवि और कविता का नाम अच्छी तरह से याद कर लेंगे और उनसे कम से कम आप 10-20 क्वेश्चन बना सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।